सिर्फ फेक न्यूज का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा जरूरी है। जो खतरनाक चीज है वो पीका के कानून में जो तरमीम की गई है वो है। तो 3 साल की जगह 5 साल सजा होगी, बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। जबाबंदी की कोशिश है, गलत खबर को बुनियाद बनाकर वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। इलेक्शन एक्ट का जो ऑर्डिनेंस है उसमें आइडिया ये है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा है वो जाके कन्वेंसिंग कर सकता है हल्के में। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इलेक्शन एक्ट और पीका के कवानीन में तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। दोनों कवानीन में जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं और जिस तरह और जिस वक्त में लाई जा रही हैं वो इमरान खान साहब के माजी के बयानात के टोटली बरक्स हैं, इसलिए उनको याद करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब वज़रा और MNAs इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन सकेंगे। KPK और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के ऐन सर पर होते हुए इस तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और बिलखसूस KPK में पहले मरहले में जो नतीजे आए हैं उनके बाद इसका मकसद और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। अब पीका की बात कर लेते हैं। जिस पीका का जो सेक्शन है 20, उसमें ख़ास तौर पर तरमीम की गई है और फेक न्यूज़ को ढाल बनाते हुए 3 से 5 साल की सज़ा जो है वो कर दी गई है। इस जुर्म को नाकाबिल ज़मानत बना दिया गया है और ट्रायल 6 माह में ख़त्म करने की खुश ख्याल का भी जिक्र कर दिया गया है। फेक न्यूज़ बिल्कुल मसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस मुल्क में फेक केसेस भी मसला हैं जो कि कानून के नाजायज़ इस्तेमाल से बनते हैं। जब खवास को कुछ नागवार गुजर जाए तो उनके मुखालिफ के साथ क्या होता है, इस हफ्ते FIA के एक छापे से ये मनाजिर हम देख चुके हैं। सवाल यह है कि इदारों और अफराद पर कोई तनकीद कर रहा है या कीचड़ उछाल रहा है, इसका तयन अब कौन करेगा? कब जायज़ तनकीद नाजायज़ करार दी जाएगी, इसका फैसला किस तरह होगा? इस मसले पर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ अदम एतमाद के लिए जो मेल जोर और जो भाग दौड़ हो रही है उस पर भी बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ निगत दाद साहिबा मौजूद हैं। आप लॉयर हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। तो निगत साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। देखिए साहिबा, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, जैसे इब्तिदाई में मैंने कहा कि डेफेमेशन लॉज जो हैं वो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में लॉज जो हैं अब्यूज़ होते हैं और जिस तरह उनका गलत इस्तेमाल होता है, तो क्या आप नहीं समझती जो ये मौजूदा कानून आया है जिसमें अब तो ये भी कह दिया गया है कि ये जो अगर डेफेमेशन का केस आता है तो वो नॉन बेलेबल है और सज़ा भी बढ़ा दी गई है, तो आप क्या नहीं समझती कि इस मुल्क में इसका गलत इस्तेमाल बहुत आम हो जाएगा और टू मज़ल वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो है वो इस्तेमाल होगा? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने बड़ा बरवक्त इस मौजू को उठाया है। इसमें चंद बातें हैं जो बहुत अहम हैं। एक तो ये कि इस कानून में तरमीम किस तरीके से लाई जा रही है, वो एक गैर आइनी तरीका है ऑर्डिनेंस की सूरत में। आपने किसी से बात नहीं की, रेलिवेंट स्टेक होल्डर से। ऑलरेडी जो सेक्शन 20 है क्रिमिनल डेफामेशन का, वो मौजूद है पीका के अंदर। और इसके अलावा आपके 2 और डेफामेशन के कवानीन मौजूद हैं जो कि सिविल डेफामेशन है और PPC के अंदर क्रिमिनल डेफामेशन है। तो जहाँ पे एक्टिविस्ट वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि इस शिक को ख़त्म किया जाना चाहिए था क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है जब से ये 2016 से कानून आया है। बजाय ये कि उस चीज़ को एड्रेस करने के इस शिक को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। तो कानून जो है वो ऑलरेडी ड्रकोरियन था जो कि PMLN की हुकूमत लेकर आई थी और उस वक्त भी लोगों के यही एतराज़ात और कंसर्न थे कि ये मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये पॉलिटिकल डिसेंट के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। और उस क्रिटिक को बहुत बेहतर तरीके से अनुशा रहमान ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन उस वक्त PTI इस कानून के खिलाफ थी जब वो अपोजिशन में थी। अब इसी कानून को लेकर के वो रूलिंग पार्टी हैं और इसको मजबूत बना रहे हैं ड्रकोनियन तरीके से। तो मुझे ये लगता है कि ये इसका और ज़्यादा गलत इस्तेमाल होगा, गलत केसेस बनेंगे, आर्बिट्रेरी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा और बड़ा चिलिंग इफेक्ट आएगा। आप एक तनकीद को तो नहीं रोक सकते ना, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, आपको काउंटर नैरेटिव और डिस्कोर्स चाहिए। और अगर आप उसको
को नहीं जगह देंगे तो फिर लोग और तरीके से बात करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि जमहूरी हुकूमतों को इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए कि इस तरह की अमेंडमेंट्स अपनी मर्जी से लेकर आए बगैर किसी से बात करते हुए। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं, बिकॉज ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जा रहा है, ये लाजमन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चैलेंज भी करने जा रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर रिएक्शन जो है वो दिया है, इसकी फेट क्या देख रही हैं आप? इसका यही है कि अगर वो लेकर आ जाते हैं तो इसको हाई कोर्ट्स में मेरा ये ख्याल है कि चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि एक तो गैर आईनी तरीके से ला रहे हैं, दूसरा ये कि इस शिक को ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है, इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को। तो अगर आप उसको मजीद सख्त कर रहे हैं, नॉन बेलेबल कर रहे हैं और आर्बिट्रेरी तरीके से, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो किस तरीके से तयन करेगी कि ये डेफामेशन है या नहीं डेफामेशन। और आप अब उसका दायरा कार भी बढ़ा रहे हैं और पुलिस को भी ये पावर्स दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत एक इंतशार की सी कैफियत फैल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके क्योंकि खुद हम कुछ जानने वाले हैं जो इससे गुजर चुके हैं, अब इसको अगर मजीद आप सख्त कर देंगे तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक वीडियो जो है वो बनाई गई, हमारे एक जानने वाले हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई, कहीं जो है वो नॉन कोशर खाना जो है वो बिक रहा था, उन्होंने वीडियो वो बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी। अब उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, उनके पास रसीदें भी थी, उनके पास सारा एविडेंस था, लेकिन उस बच्चे को उठा लिया गया, पीका में उठा लिया गया, और उसके ऊपर फिर जिस तरह जो हरासमेंट और जो सारा हुआ वो हमारे सामने है। इसमें इवन एफआई के अपने लोग ये कहते हैं इस कानून में बहुत एवोल्यूशन की ज़रूरत है, लेकिन इसको मजीद जिस तरह किया जा रहा है तो ये तो यही लगता है कि वॉइसेस ऑफ डिसेंट को आप जो है वो मजल करना चाहते हैं। निगहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़रा जनरल साहब की तरफ चलूँगी। जनरल साहब, ये बताइए कि बिल्कुल जैसे बात की कि डेफेमेशन को जो है वो एड्रेस होना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, स्पेशली इन द बैकड्रॉप जो मोहसिन बेग साहब का अरेस्ट हुआ, उसके बाद 5 PMLN के एक्टिविस्ट जो हैं वो उठा लिए गए, तो इससे तासुर तो ये मिलता है कि ये जो आपके खिलाफ आवाज़ें जाएंगी उनको ख़त्म करने के लिए, उनको बंद करने के लिए, उनको चुप कराने के लिए, ना कि वाकई डेफेमेशन को एड्रेस करने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो कोई भी कानून हो वो दुश्मनी निपटाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप देख लीजिए, तौहीन रसालत का जहाँ तक ये कानून है वो अक्सर इस्तेमाल होता है, इसी तरह लोग करते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, कत्ल का अगर कोई केस हो जाता है तो उसमें भी वो एक आदमी कातिल है लेकिन पूरे खानदान का नाम लिखवा दिया जाता है और वो सारे भुगतते रहते हैं, बाद में बेशक छूट जाए लेकिन उनको। तो कानून का गलत इस्तेमाल तो हर तरफ हर जगह पे है। असल चीज ये है कि इसके ऊपर कुछ चेक सिस्टम होने, जैसे अभी तौहीन रसालत का किस्सा है, अगर कल को साबित हो कि ये झूठ इल्जाम लगाया गया था तो फिर उस शख्स को भी सजा होनी चाहिए जो ये झूठ लगाता है, क्योंकि वो कैपिटल पनिशमेंट है उसके साथ। अगर आप किसी आदमी को 4 साल जेल में रख के 5 साल रख के उसको कहें कि अब आपको बरी कर दिया गया, आप बाइज्जत तौर पे बरी, तो वो तो उसके 4-5 साल कौन वापस लाएगा। तो इस वजह से इन चीजों को पार्लियामेंट में ला के वहां से कंसेंसस के साथ इनको करना चाहिए। और फिर ये कि उसमें कलेक्टिव विजडम होती है, लोग अपने अपने तजुर्बात की रोशनी में आपको गाइड करते हैं। या तरफा काम अगर आप करेंगे तो अच्छी नीयत से भी आप करें तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पे ये बात जरूर मैंने नोट की है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जब से अपने मीडिया सेल बनाए हैं उन्होंने तबाही मचा के रख दी। कैरेक्टर असैसिनेशन से लेके झूठे इल्जामात और उसके अलावा करप्शन के इल्जामात, ये इतना ज्यादा है कि अब ये नहीं समझ लगती कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो कंट्रोल करने की जरूरत जरूर है, लेकिन तरीकाकार उसका पार्लियामेंट है, वहां जाके पार्लियामेंट में ये बहस होती, केसेस वगैरह सामने रखते कि इन जो तजर्बा हमें जो हमने सीखा है इतने अरसे में, उसकी रोशनी में पार्लियामेंट को ब्रीफ करते और पार्लियामेंट डेलिबरेटली इसकी बहस मुबाहिसा करके एक कानून बनाती, वो पूरी कौम को एक्सेप्टेबल भी होता। ठीक है। लेकिन जब आप ऑर्डिनेंस के जरिए ये एक ऐसा तरीका जो कि जो जमहूरी तरीका नहीं है, आप उसको जब अडॉप्ट करते हैं तो उसमें लाजमन उसमें ये दुश्मनी का शायबा भी रहेगा, वो कमजोर भी होगा कानून, उसमें सुकून भी होंगे। सो ये मेरा ख्याल है कि जरूरत जरूर है, लेकिन ठीक है, तरीकाकार करते हैं और उससे बहुत ज्यादा सवालात जो है जन्म लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं कि क्या ये सिलेक्टिव जो है वो इतलाक होने जा रहा है। अवैस वहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस वहीद साहब, अब ऑब्वियसली बिकॉज जिस तरह जो अगेन कोटिंग द बैकड्रॉप की जो ये हुआ है सारा कुछ, मोहसिन बेग साहब का केस है,
उन पे क्या पीका लगती थी नहीं लगती थी, बिकॉज वो एक किताब को कोट कर रहे थे जो कितनी देर से मार्केट में है, जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया और उनको उठा लिया गया। और उसके बाद जब वो चले गए, जब उनको उठा लिया गया, एफआईए की कस्टडी में आ गए, तो उनके ऊपर फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस जो है वो कि जी किसी को छुड़वाने की कोशिश करते वगैरह वगैरह जो है वो लग गया। अब इसी तनाजुर में देखें कि अगर आप मजीद सख्त कर रहे हैं पीका के कानून को, तो इसका मतलब कि इसमें एक मैलिफाइड इंटेंट तो नजर आती है ना। थैंक यू मारिया। देखें, उस केस को अगर अभी हम जरा साइड पे रख दें, ये बताएं कि इनको इस तो जरूरत क्यों महसूस हुई है पीका लॉस के अंदर अमेंड करने की, और वो भी आर्बिट्रेरली। देखिए, ये कल भी काले सियाह कानून थे और आज भी सियाह कानून है और कल भी सियाह कानून रहेंगे। अव्वल तो ये बताएं कि ये जो कवानीन बने हैं उससे आदमी को सीखता है ना कि क्या आपने पाया है। एफआईए में कैपेबिलिटी नहीं है, वो ये बता नहीं सकते, नहीं कर सकते कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज में फर्क क्या है, क्या चीज इंटेंशनल है और क्या चीज अनइंटेंशनल है, और क्या चीज एक ह्यूमन एरर की वजह से हुई है, डिजाइन की वजह से नहीं हुई। उनमें ना कैपेबिलिटी है। 2021 में 1,02,000 केसेस कंप्लेंट रजिस्टर, टोटल 15,000 केसेस बने हैं ना। वहां पे खवातीन कोई ऐसी केपेबल खवातीन वहां पे मौजूद हैं, उनकी रिक्रूटमेंट हो। एफआईए अर्बन एरियाज के अंदर सिर्फ है, रूरल एरियाज का बंदा नहीं आ सकता कंप्लेंट रजिस्टर कराने। ये तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि नियत में फतूर है, और इस वक्त की हुकूमत में भी नियत में फतूर है। फारूक नसीम साहब ने जिस तरह पेश किया है, वो कभी कोई टोपी पहन लेते, कभी कोई एमकेएम की टोपी पहन लेते, कभी तहरीक इंसाफ की टोपी पहन लेते, कभी एक्सटेंशन के मामले के ऊपर वो इदारे की टोपी पहन लेते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि एक वजीर कानून जो है वो एक ही कैप पहनते हुए पढ़े लिखे आदमी है, बहुत पुराना हमारा ताल्लुक है उनसे, वो स्ट्रेट बात करेंगे। क्या एक सवाल के जवाब में कह रहे ये सवाल नहीं होगा, दूसरा सवाल होगा। आप कौन होते हैं सवाल को रोकने वाले? आप सवाल का जवाब ना दे, कहते कि नो कमेंट। लेकिन आप क्या रवैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस तरह है, अगर शहमूद कुरैशी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हैं टीएलपी से जब मुआहिदा हुआ कि मुआहिदे पे सवाल जवाब आज मना है, जब सवाल जवाब मना है तो फिर आगे बात क्या होगी? तो कहने का मकसद है तनकीद इन हुक्मरानों को भी अच्छी नहीं लगती और माजी के हुक्मरानों को भी अच्छी नहीं लगती थी। अनुज रहमान जो नवाज शरीफ हुकूमत की बड़ी चहीती थी, उनको भी बड़ा समझाया कि कंसल्टेशन के साथ होना चाहिए, जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं। सिर्फ मिसयूज ही मसला नहीं है, बल्कि एक कानून का नंगी तलवार की तरह लटकना ऐसे माशरे में जहां पे मजहबी तापसंदी है, जहां पे सियासी डोमेन के अंदर इतना इंतशार है, इतना पोलराइज्ड है कि एक हाशिया खिंचा हुआ, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। कि अगर तहरीक इंसाफ को आप तनकीद करें तो वो कहें आप नून लीग के कोई पिट्ठू है, नून लीग को तनकीद करें तो उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो आपके ट्रोल करने लगे। इसका ये मतलब नहीं कि सहाफत के अंदर गैर जिम्मेदारी एक्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के एक्ट्स हो रहे हैं, और उनको निमटने के लिए, उनसे निमटने के लिए एक जमहूरी तरीका अपनाया जाता है, एक मुशावरत का तरीका अपनाया जाता है, जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम और तश्कील के वक्त भी हमारा यही गिला शिकवा था। उसके बाद जो फारूक हमीद साहब है, उन्होंने जब मामला बिगड़ रहा था तो उसको संभालने की कोशिश की, और सारे सीनियर राइटर्स पीएफयूजे, ठीक है हमारी सफों में भी खराबी होगी, लेकिन आप मशावरत तो करें स्टेक होल्डर से। ये क्या आप हर चीज सदारती ऑर्डिनेंस के तहत आ जाए तो आपकी सलामती भी खतरे में है, आपको तनकीद भी नहीं जायज है। अब सोशल मीडिया पर आप 144 लगाने के चक्कर में, सोशल मीडिया के अंदर बदतमीजी है, सोशल मीडिया को कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया को आप केज कैसे कर सकते हैं कि इस तरीका क्या है? आप ऐसे डिक्टेटोरियल रिजीम की तरह तो उसे केज नहीं कर सकते। आप उसमें अपनी स्पेस हासिल कर सकते हैं, और अपनी स्पेस हासिल करने के लिए अपना नैरेटिव बनाना होगा और रियासत का भी नैरेटिव बनाना होगा, लेकिन वो नैरेटिव डिक्टेटोरियल इन नेचर नहीं होगा, और वो इंस्टीट्यूशन की कैपेबिलिटी को देखते होगा, कैपेसिटी को देखते हुए होगा, और मजहबी इंतहापसंद और पॉलिटिकल डोमेन के अंदर जिस तरह इंतशार है उसको देखते हुए होगा। मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। ठीक है, आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, क्या आप अग्री करेंगे अवैस साहब से कि सोशल मीडिया पे 144 लगाने की जो है वो तैयारियां हो रही हैं, और इस वक्त ऑब्वियसली इसका इतलाक बड़ा सिलेक्टिव लग रहा है?
नहीं, मैं एक चीज़ से तो एग्री करूंगा वो तोही साहब की कि यकीनन जो है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, समाजी मीडिया हो, उसमें फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको गैर जिम्मेदारी बहुत नजर आएगी। और न सिर्फ आपको जाली खबरें बहुत ज़्यादा नजर आएंगी, गालम गलोच नजर आएगी, बहुत ज़्यादा बोहतान तराशी नजर आएगी, लोगों की किरदार कुशी नजर आएगी। और उसके लिए जो है कोई मतलब है आप फरियाद लेके कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि वो के लाइबल डिफेमेशन लॉज हैं और जैसे भी हैं बुरे भले हैं, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कातिल के खिलाफ भी लॉ है, कत्ल के खिलाफ भी लॉ है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, इंडाइटमेंट में कई कई महीने लग जाते हैं। तो कानून का निफाज एक अलग चीज़ है, कानून होना एक अलग चीज़ है। तो कानून है, रूलर एक ज़माने में रहा है, हमारे पास अब भी कानून है, उस पर कभी इतलाक नहीं किया गया। अब सवाल ये कि जो अगर ये नया कानून लेकर आते हैं उसको मज़ीद बेहतर बना रहे हैं या बकौल हमारे पास दोस्तों के ख़राब कर रहे हैं मज़ीद, तो सवाल ये पैदा होता है, मेरा बड़ा सवाल होता है कि जी उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं कि अब ब्लैक लॉ इज़ बेटर देन लॉलेसनेस। तो पहले अगर आप बेशक काला कानून ही लेकर आ जाए, लेकिन कोई कानून होना चाहिए, उसको फिर हम जो है बेहतर बनाते रहेंगे। एक तो ये बात आमिर साहब, कानून तो है। जी जी जी, मैंने यही जुमला पहले मैंने यही अर्ज किया कि जो कानून है उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल बेखबर नहीं हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जी वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि दो चीजें अलग अलग हैं, कानून साजी और उसकी एग्जीक्यूशन। मतलब है एक होता है रू की हम बात करते हैं कि भाई कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मैं उन लोगों में से मैं समझता हूँ कि जनाब ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है हमारे माशरे के लिए, झूठी खबरें, फेक खबरें। कानून साजी होनी चाहिए और कानून साजी जो है मौसर होनी चाहिए। अब जो वैस बिल्कुल दुरुस्त बात करें कि जी कैपेसिटी का मसला है, कैपेसिटी एक अलग इशू आ जाता है। वो एग्जीक्यूटिव इशू है कि जी आप FIA बनाएंगे, FIA में कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, पुलिस में जो भी इदारे हैं, तो वो उसमें कोई हमें बहस मुबाहिसा नहीं कि जी कैपेसिटी का फुकदान है। और फुकदान तो पुलिस में वो तो कत्ल जो कहते हैं लर्जाखेज कत्ल होते हैं उसको साबित नहीं कर पाते। और आप देखते हैं जो कातिल है वो छूट के चला जाता है, उसने 100 कत्ल किए होते हैं, उसको बाइज्जत जो है बरी कर दिया जाता है। और या तो फिर मतलब है कि जो इल्जामात लगे वो सारे के सारे गलत हैं। तो बात ही कैपेसिटी का मसला हर जगह पर है। लेकिन मैं पहले कहूंगा कि स्पिरिट, रूह जो है, उस रूह के मुताबिक कानून साजी इस मुल्क में अजबल जरूरी है और उसको बेहतर बनाना जरूरी है। ये भी दाद साहिबा ने कहा कि जी गैर आईनी है, गैर आईनी नहीं है। ये जो कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही है, ऑर्डिनेंस की जगह आपके आइन में है। हाँ, नापसंदीदा हो सकती है लेकिन गैर आईनी नहीं हो सकती। तो मैं जरा फैक्चुअल होना चाहिए इन चीजों के ऊपर कि हम ये नहीं कह सकते कि आगे भाई आइन में प्रोविजन है ना कि बाद सूरतों के अंदर आप ऑर्डिनेंस लाएंगे। अब हो सकता है कि वो चीज पसंदीदा ना हो, और उसके ऊपर बाद औक़ात ये भी हो सकता है कि जी इतनी पोलराइजेशन है, इतनी अर्जेंसी आ गई है कि आपको फौरन एक ऑर्डिनेंस लाकर उस चीज को जो है बेहतर बनाना है, ठीक करना है। आमिर साहब, कथा कलामी की माफी, क्या इस केस में आपको कोई अर्जेंसी नजर आ रही है कि आपको ऑर्डिनेंस जो है वो लाना है और कोई बहुत ही अर्जेंट मसला है और आपको ऑर्डिनेंस लाना है? मैं सेशन कॉल ऑफ किया गया कि बहुत देर में हो रही है कानून साजी हमारे यहाँ। हमारी ये चीज तो बहुत बरस पहले हो जानी चाहिए थी। इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ डिले। हमारे यहाँ मतलब है जो कुछ हो रहा है आज़ादी सहाफत के नाम पे, झूठ बोलने की आज़ादी नहीं होती, बोतान तराशी की आज़ादी नहीं होती। तो मुझे ज़्यादा फिक्र, मैं समझता हूँ जो प्रोफेशनल सहाफ़ी है उसको बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हमें आता है काम करना। आमिर साहब, बिल्कुल, लेकिन स्पेशली सेशन कॉल ऑफ करना और उसके बाद थोड़ा सा आपसे जरा डिसएग्री करूंगी कि सिर्फ सहाफी जो है वो फेक न्यूज के उसमें सिर्फ सहाफी उस जुमरे में नहीं आते। आप अगर अपनी रूलिंग पार्टी को देख लें, खान साहब 35 पंक्चर, शहबाज शरीफ साहब पे मेट्रो बस वगैरह वगैरह, मुझे लगता है हमसे ज्यादा तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। मैं तो अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जो भूतान तराशी, तो शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे जरदारी का पेट फाड़ दूंगा, उसने इतनी करप्शन की है। वो तो फिर आपके यहाँ जिसकी भी आप दुम उठा के देखेंगे उसमें आपको यही सब कुछ नजर आएगा। उसके अंदर मतलब कौन सा सियासतदान है कि जिसके जबान के आगे मैदान नहीं है और उसने दूसरों पे भूतान तराशी नहीं की? मतलब वो तो सारे सियासतदान हमारे ऐसे हैं, ये तो आपका कल्चर है। तो इस कल्चर से आप कैसे निपटेंगे? उसके लिए आपको कानून की जरूरत होगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी कानून नहीं होगा। अब कानून माजी का अगर जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत तालियां बजाएंगे। और अगर आपको समझते हैं कि उसको बेहतर बनाना है तो बेहतर बनाए। बात ये होती है कि जो भी आदमी जो हकायक में, सच भी सब्जेक्टिव होता है, हमारे यहाँ सच पे बड़ा जोर होता है, लेकिन सच इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। जो भी आप ट्रुथ की बात करते हैं, सहाफी जो है बतौर सहाफी हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, हकायक पे बात करते हैं। तो जो सहाफी है उसको, जिसको काम आता है, उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमें आते हैं, चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, चाहे हम टीवी पे बात करें, चाहे हम लिखे मजमून, हम अपनी बात को सब्सटेंशिएट करेंगे और जो नहीं कर सकते वो हम नहीं लिखेंगे। हमें पता है कि जी नुक्ता नजर में, तज्जिए में और खबर में फर्क है।
और हमें जो है बैक वक्त जो है प्रोसिक्यूटर नहीं बनना, हमें जल्लाद नहीं बनना और हमें जज नहीं बनना। हम बतौर सहाफी जो है, हमारा एक काम होता है करने का। तुम्हारी जो एक एकदम जज्बाती बता के जी पता नहीं अगर वो कानून आ रहा है वो हमारी आज़ादी सहाफत का गला घोटा जा रहा है, कोई नहीं घोटा जा रहा। अमेरिका यूरोप की आप बात करें, वहां पर आप मजाले करके दिखाएं जिस तरह का हमारे यहाँ कंडक्ट होता है, तो उस पर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स के जो उन पे मुकदमे होते हैं और उनको सजा होती है, तो क्या नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल होता है। आप ही के यहाँ के चैनल्स हैं कि जो यहाँ पे सब कुछ कहने को आजाद है, लेकिन वहां पर जाके फाइन दे रहे होते हैं वो, और उसके बाद वो एहतियात करते हैं कि यहाँ का कंटेंट वहां ना चलाएं। तो भाई जब ये चीज है, हकायत की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई वो मुबालगा आराई नहीं कर रहा, तो फिर आप जो है इस चीज को मतलब अमल दरामद करें। हमें लॉ कानून की जरूरत है और हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए इस चीज से कि कानून आता है, और अगर कानून आता है तो उसके ऊपर हमेशा कॉन्टेस्ट हो सकता है, बहस मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा मसला नहीं मारिया साहिबा कि हम उसके ऊपर ये कहें कि जी हुकूमत कोई गैर आईनी काम कर रही है। मैं समझता हूँ पहले बहुत देर हो चुकी है, हमें ठीक करना चाहिए अपने सर, बिल्कुल ठीक करना चाहिए, बिल्कुल ठीक करना चाहिए। मेरा सिर्फ यहाँ पे कंटेंशन ये थी कि ऑलरेडी जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो ऑलरेडी उसका मिसयूज होता है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल एक देती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन जो कैपेसिटी की भी बात हो रही है, कैपेसिटी भी इस वक्त जो है वो एफआईए की ये है कि मेरा अपना जो है वो सर मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। एफआईए की जो डायरेक्टर सिटिंग वहां पे डायरेक्टर थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको ऑपरेट किस तरह करना है, और अपने लोग एफआईए के कह रहे हैं इसमें एवोल्यूशन की जरूरत है, बहुत ड्रैकोनियन है ये। मैंने पहले जुमले में ये कहा कि रूह अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है, हम स्पिरिट की बात करो। सर मैं कह रही हूँ अपने एफआईए के लोग कह रहे हैं, सर एफआईए वो कहने दें, एफआईए के लोग आप उनसे बात करें, वो कहते हैं ड्रैकोनियन है बिकॉज इसमें बहुत लूप होल्स हैं, बहुत मिसयूज होता है ये। नहीं, कोई वो बात की होती है, मैं तो स्पिरिट की बात करूं। स्पिरिट के अंदर आप पहले कानून साजी करें, कैपेसिटी पैदा करना वो दूसरा मसला है, उसमें भी बात होनी चाहिए। अब आप वो तो मैंने कहा ना, कातिल छूटता है नहीं छूटता आपके यहाँ छूटता है कातिल। आपके यहाँ 2 साल से किसी को हैंगिंग नहीं हुई, कत्ल रोज होता है कराची के अंदर और लाहौर में और हर जगह के ऊपर, तो ये तो पूरा का हवा आपका उल्टा हुआ है। मैं जरा जनरल साहब पे जाने से पहले अवैस साहब की तरफ जाऊंगी, वो मुस्कुरा रहे हैं और लगता है कि डिसएग्री कर रहे हैं आमिर साहब की बात से। मुस्कुरा तो हम सब रहे। जी अवैस साहब, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग। नहीं, आमिर बहुत सारी चीजें तो पैराई में कह रहे थे, लेकिन ये तो सहाफती जो इक़दार है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज है, मैनरिज्म है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो आना चाहिए। लेकिन ये जो कानून है ये सिर्फ सहाफियों पे लागू नहीं होगा, ये हर जगह पे लागू होगा। और ये अमेंड जो किया है ये आर्बिट्रेरिली किया है, और जनरल साहब भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूँ कि मशावरत के साथ होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मगरबी माशरे के अंदर बहुत बर्दाश्त है, हमारे यहाँ अदब बर्दाश्त है। बात इतनी पोलराइज एनवायरनमेंट में कवानीन उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बनते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि जी मिसाल से यहाँ वेस्ट की और आपका जिस्म और रूह जो है वो पाकिस्तान की हो कि जी यहाँ पे आप छोटे कपड़े ना पहने, आप यहाँ पे शराब नहीं होनी चाहिए, नशा कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नाच गाना नहीं होना चाहिए। यहाँ तो पाकिस्तानी होगी ना भाई, पर जो हम अपनी रूह तो माशरे को देख के कवानीन बनते हैं ना। मिसाल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की और मगरिब की देते हैं और कवानीन यहाँ के माशरे पे लागू करते हैं, जहाँ पे इलिटरेसी है, जहाँ पे इंतहा पसंदी है, जहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो अपना प्रेशर डालते हैं। सिर्फ स्टेट एक्टर्स नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। सियासी जमातों के अंदर अदम बर्दाश्त है, गालम गलोच है, टीवी टॉक शोज में एक दूसरे पे गिलास मारते हैं, एक दूसरे पे थप्पड़ मारते हैं, फिर जाके हुक्मरानों से उनके पीठ पे थपकी मारी जाती है। ये किस तरह का माहौल है? ऐसे माहौल के अंदर आप कम से कम सेन एलिमेंट्स के साथ तो मशावरत कर लें। हम हैं, आमिर जिया साहब हैं, PFUJ है, मदर है और मालिक है, जिनके साथ बैठ के मशावरत हो सकती है। ये कैसा है कि एक दिन आए और बस जी लीजिए आप कुछ आमिर साहब भी ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक की तरह जाती हूँ, जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब की बड़ी अहम बात है, इस तरह नहीं होते कवानीन। जी आमिर साहब, इस तरह नहीं बनते। मैं पहले तो ये करूंगा कि भाई रूह जो है हमारी वो तो वही रहेगी ना,
और हम पाकिस्तानी रूह है, और उसके अंदर ज़ाहिर है कि वो चीज़ें जो मगरिब में दुरुस्त समझी जाती हैं हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं समझी जा सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम मगरिब से दरामदशुदा आज़ादी के तस्वुरात और इंसानी हकूक़ के मगरिब से दरामदशुदा अगर चीज़ें ला के नाफिज करेंगे, डेमोक्रेसी तो मगरिब की आप जो है वो कहते हैं उसका इतलाक होना चाहिए। जब भी मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मुझे भी कहने दें, अरे भाई मुझे बात तो करने दो। जरा आमिर साहब को जरा कंप्लीट करने दें। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब भी मैं औरत मार्च की बात ही नहीं कर रहा, औरत मार्च की बात नहीं कर रहे भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो है ना, जो तस्वुरात हमने बगैर कहते हैं ना टेलर किए, बगैर तब्दील किए ऊपर से नाफिज कर ली, उस मुल्क में नहीं चल रहा। आप जब भी देखें उससे पोलराइजेशन बढ़ रही है, और जमहूरियत भी, जो पार्लिमानी जमहूरियत भी है, जब भी देखें डिलीवर नहीं कर पा रही आपके यहाँ। उसकी वजह यही है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव हालात को देखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं। आपने कहा जी वेस्टमिनिस्टर टाइप की हमें एक फ्यूडल माशरे में, नीम फ्यूडल नीम ट्राइबल माशरे में आप कह रहे हैं जी हम वो मगरिब की जमहूरियत लेकर आएंगे जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, जहां पे 100% तालीम है, जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, और जहां पर जो सेकुलर रियासत है, जमहूरी रियासत के लिए पहली शर्त होती है कि सेकुलर हो। आपकी एक सेकुलर रियासत जो है वो गैर जमहूरी हो सकती है, लेकिन जमहूरी रियासत अगर सेकुलर नहीं है नहीं चल सकती। ये बिल्कुल सियासियात के इल्म सियासियात के बिल्कुल बॉटम लाइन के वो हैं, शुरुआत के पहला सबक है ये, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं जी हमें मगरिब की वो नकल करनी है और हम बिल्कुल उसी तरह से बात करेंगे। तो हमारा माशरा एक मजहबी माशरा है, इसमें हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हमारा एक दीनदार माशरा है, इस्लाम का बहुत बड़ा इसमें किरदार है हमारे माशरे में, हम उसको खुरच नहीं सकते और ना खुर्चा जा सकते हैं। हमारे लोगों की जड़ों में, उनके दिलों में बैठा हुआ है। तो आप ये नहीं कर सकते कि हमारे जो छोटा सा लिबरल तबका है वो आके मगरबी ख्यालात नाफिज कर दे। जनाब चले, I'm not going to the gallery. That's what I believe. Right. That's what I believe. On that note, I'll have to take a short break. और जनरल साहब बड़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। जनरल साहब की तरफ ब्रेक के बाद जाऊंगी। We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब की तरफ जाती हूँ। जनरल साहब, एक जो सवाल इसके बाद, इस ऑर्डिनेंस के बाद जो बहुत सारे लोगों के जहनों में आ रहा है वो ये कि ऑब्वियसली इसमें बात की गई है कि आर्म्ड फोर्सेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे, पहले से भी ये मौजूद है। जुडिशरी के खिलाफ जो है वो आप नहीं बात कर सकते। तो सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पे जिस तरह जमहूरी अदवार रहे हैं उन पर क्रिटिसिज्म होता है, इसी तरह मार्शल लॉ का भी जो है वो बहुत एक कलीदी किरदार रहा है। अब अगर आप उस पर क्रिटिसाइज करने लग जाएं तो क्या वो भी आप समझते हैं डेफेमेशन के जुमरे में आएगा? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आज ये कहा जाता है कि भुट्टो साहब का जो उनकी सजा थी वो जुडिशियल मर्डर था, लेकिन अगर हम इसी का इतलाक करें आज के दिन में, तो अगर आज इस तरह की बात हो किसी फैसले पे, तो क्या वो इसी डेफेमेशन के जुमरे में आएगा? किस तरह देखते हैं आप इसको? नहीं, उस तरह उसका तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे इस कानून के तहत आप कवर कर सकते हैं। जहां आप माशाल्लाह जो लगे उनके बारे में, क्योंकि तज्जिए हैं उनके, क्योंकि दौर गुजर चुके, उसमें आप पॉलिटिशियंस के तज्जिया भी देते हैं कि उनके कॉन्डक्ट क्या थे और माशाल्लाह का भी देंगे। असल चीज ये है कि आज जब सूरत हाल है कि अफवाज पाकिस्तान अपने तौर पे एक जंग भी लड़ रही हैं, शहादतें दे रही हैं, सब कुछ, और उस वक्त आप कोई ऐसी बात करना शुरू कर दें जिससे डिमोरलाइजेशन हो, तो उसको तो चेक करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने बड़ी अच्छी तरह वाकिफ इस चीज पे, जो डॉन लीक्स का किस्सा हुआ था, या उसके बाद जो कहा गया कि जनाब क्या हमें भेजने चाहिए थे लोग बॉम्बे में, आप अपनी अफवाज को खुद मुजरिम बना के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजते हैं, तो आपकी तो पट्टियां तोड़नी चाहिए फिर अच्छी तरह। आप किस बात के लीडर हैं भाई? तो यहां ये बड़ा दुख है कि आप उस वक्त भी जब लोग अपनी जानों के नजराने दे रहे हो तो आप अपनी सियासत से बाज नहीं आते, आप डिफेमेशन करते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं और आपको पूछता कोई नहीं। तो ये दुख है। इसका माशाल्लाह से ताल्लुक नहीं है कि वो आप क्रिटिसाइज करेंगे, बिल्कुल आपके तज्जिए हैं, लेकिन ये कहना कि जनाब आप झूठे इल्जाम लगा के तो फिर बच निकलें, वो मेरा ख्याल है। या आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान के भाई अताउर रहमान ने, इसी तरह महमूद खान अचकजई ने, उन्होंने बार बार कहा कि ये जो कुछ भी फाटा में हो रहा है ये सारी दहशतगर्दी फौज करा रही। क्या इन लोगों को दबोचना नहीं चाहिए था?
तो ये आप उसको बड़ा नैरो मैं समझता हूँ कि उसमें नैरो पर्सपेक्टिव में देख रही हैं। सर, नैरो पर्सपेक्टिव में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मोर देन ऑफन हमारे यहाँ पे, और स्पेशली जब अब आप देख लें 5 जो हैं वो सोशल मीडिया के लोग लेके उठाए गए हैं। ये सोशल मीडिया तो टीम सबकी हैं, तो ये एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज PMLN के हो रहे हैं, कल PTI के होंगे। हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि सिलेक्टिवली बड़ा इतलाक होता है इसका और मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। नहीं, लेकिन बातचीत तो हमारी पब्लिक में मौजूद है ना। डॉन लीक्स भी पब्लिक में मौजूद थी, और जो मियां साहब की जो स्टेटमेंट थी जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडियन लॉयर ने वहां पे स्टेट की, वो भी पब्लिक में मौजूद है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जो जी चाहे जिसका वो बात करके चला जाए। आप अपने मुल्क को दांव पे लगा देते हैं, अपनी अफवाज की उसको दांव पे लगा देते हैं सिर्फ अपनी सियासत खेलने के लिए। ये तो नाकाबिले माफी है चीज। बहुत सारे लोग इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल, आप एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं और उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, गलत चीज़ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऑल आई एम सेइंग इज कि जो मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव समझा चुकी हूँ कि इसमें जो इतलाक होगा वो मिसयूज और सिलेक्टिव के जुमरे में ज्यादा जो है वो जाएगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के उसमें जाएगा। जी, आपकी बात दुरुस्त है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ जैसे मैंने आपको बताया कि तौहीन रसालत का कानून मिसयूज होता है, बिल्कुल, कत्ल का कानून मिसयूज होता है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि जो मिसयूज करते हैं उनके खिलाफ हमने कोई रखा नहीं हुआ कानून में कि जो झूठ बोलेगा या इसमें करेगा, कोई कानून को मिसयूज करेगा, उसके लिए क्या सजा हो। राइट, अगर वो चीज शामिल कर दी जाए तो हर कानून जो है वो आपका ठीक हो जाएगा, वरना तो हर कानून मिसयूज हो। ठीक है, वैसे आपकी तरफ चलती हूँ। वैसा इस पे मजीद डिबेट थोड़ी सी करना चाहूंगी, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ जाना चाहूंगी। ये भी बात हो रही है कि स्कोप जो है इसका जानबूझकर जो है इसको वेग रखा गया, इसमें बड़ी ज़्यादा जो है वो ग्रे लाइंस रखी गई हैं ताकि इसको अगेन उसी तरह अपने मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। अगेन जुडिशरी की बात अगर हो, आपको याद है कि अब सब सवाल कर रहे हैं, जो डैम फंड था, साकिब निसार साहब का डैम फंड था, उस पर सब बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये उस वक्त आ गया होता कानून तो हम में से कितने लोग जो हैं वो पीका में उठाए जा चुके होते, बिकॉज हम सब बात कर रहे थे। क्या कहेंगे इस पे? जान की स्कोप को वेग रखा गया है ताकि इसमें जो है वो अपने मकासद को अचीव किया जा सके, पॉलिटिकल मकासद को। देखिए, जाहिर बात है कि जब ऑर्डिनेंस आ गया तो हम और आप उस पर बात कर सकते हैं कि उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, प्रोज और कॉन्स हम देख सकते हैं। इसी वजह से कह रहे हैं मशावरत नहीं होगी तो आर्बिट्रेरी लगेगा तो डिक्टेटोरियल लगेगा। अगर ये मशावरत के साथ हो तो ये भी चीजें खत्म होंगी। आप वकला को बुलाएं, आप जर्नलिस्टों को बुलाएं, आप मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, अपोजिशन जमातों को बुलाएं और एक कंसेंसस दें। ऐसा तो नहीं हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान कंसेंसस कैंडिडेट हुआ था, कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो भी कंसेंसस से ही हुआ था ना। मिलिट्री कोर्ट्स कौन सी जमहूरी हुकूमत के अंदर अच्छा लगता है? तो ये जो हुकूमतें हैं ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए, पेटी इंटरेस्ट के लिए, और माजरत के साथ मीडिया भी इसी तरह ऑपरेट करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के तहत जल्दी में ऐसी कानून साजी करती है जो बाद में इनके गले पड़ती है और जो बाद में जमहूरी हुकूमतों के गले में आती है। जिस तरह आप नैब कवानीन पे रोते हैं अपोजिशन जमातें, अरे भाई आपको वक्त था, आपने क्यों नहीं अमेंड किया? नहीं जी, हमसे गलती हो गई। ये जो कह रहे हैं जनरल साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 3 दफा अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब है तो उनका ये स्टेटमेंट देना कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो क्रॉस किए और बॉम्बे के अंदर और फिर वो उन्होंने अटैक किया, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। दूसरा अगर दे देता तो अलग बात है, लेकिन ये जनरल साहब को पता है, आमिर साहब को ही पता है, मैं और आमिर जिया साहब, मालिक, अजहर अब्बास, हम सब लोग, फारूक हुसैन, हम सब लोगों ने जिम्मेदारियां संभाली है, एडिटोरियल पूरे मीडिया हाउसेस को संभाला है और क्लोजली काम किया इदारों के साथ जब भी कोई बुरा वक्त आया है। आप मुझे बताइए, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे हो रहा था, खबर किसने दी? नहीं दी कि सुसाइड अटैक या कोई अटेम्प्ट किया है। सबने कहा कि जी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह, हमें पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट आनी है। GHQ पे हमला हुआ, किसने? कोई एक आध गैर जिम्मेदाराना एक्ट हो गया होगा, लेकिन आई थिंक कि वो इंटरेस्ट सबको पता है। लेकिन अगर इदारों के इंटरेस्ट जो है बियॉन्ड वो जाके सोशल और पॉलिटिकल डोमेन में आएंगे तो ये उनकी साख को नुकसान पहुंचाएंगे। उनको ये कवानीन की जरूरत नहीं है, कवानीन की जरूरत है ये पॉलिटिकल और सोशल डोमेन के अंदर जो भी इंटरफेरेंस होती है उसकी वजह से इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी। तो मेरा मानना ये है कि आप ऐसे कवानीन लागू करें जो मशावरत के जरिए हो। ये जरूर सही है कि लगाम होनी चाहिए सहाफत में,
लेकिन वो लगाम कोड ऑफ कंडक्ट या ज़ाब्ते अखलाक के साथ होनी चाहिए। वो वजारत इत्तलात या ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ में हुआ हो, चाहे वो नून लीग में हुआ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के जमाने में हुआ। जिस माशरे के अंदर इतनी अदम बर्दाश्त है कि मेरा वजूद अगर किसी को लगे कि जी ये वजूद ही आप खत्म कर दें, ऐसे माशरे के अंदर आप कवानीन भी उस माशरे की मुताबिकत से लेते हैं, मिसालें कहीं की दें और कवानीन यहाँ के हिसाब से लागू करें। ये नहीं हो सकता, एक ही तरीके से आपको चलना है और इसी माशरे के साथ चलना है। अच्छा, आमिर साहब के पास जाने से पहले जी जैन साहब देखिए, कल रात को भी एक प्रोग्राम में ओटी मेरे साथ थे, वहां भी मैंने ये बताया दो चीजें। मरियम नवाज ने लाहौर यंग यूथ का एक किया, इजलास किया, उसको एड्रेस किया और वहां नारे लगवाए यूथ से कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। एक चीज। दूसरा, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां नीलाम करवाई, उस दिन PMLN ने एक चलाई यहाँ पे एक लेटर GSU का फौज निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि इनको इंडस मोटर को कि आर्मी को 2500 नई टोयोटा गाड़ियां टॉप ऑफ द लाइन प्रोवाइड की जाएं। और ये फौरन सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया कि आर्मी को देखें, ये प्राइम मिनिस्टर तो गाड़ियां नीलाम करता फिरता है प्राइम मिनिस्टर हाउस की और ये 250 नई गाड़ियां देते हैं। वो मैंने उसी वक्त 1 घंटे के अंदर मैंने ISI को वो भेज दिया। उन्होंने तहकीक की, चूंकि वो उसी वक्त ताज़ा चला था, वॉशिंगटन से चलाया एक शख्स ने जिसका नाम यूसुफ जई समथिंग था। उसने हसन नवाज को भेजा, हसन नवाज ने मुर्तजा सुलंगी वगैरह इनको भेजा और इन्होंने फौरन फैलाना शुरू कर दिया। तो एक नेक्सस है इन लोगों का। नून लीग की चूंकि पॉलिसी टॉप से थी कि आपने आर्मी को गंदा करना है, तो वो एज ए पार्टी अपना मिशन बना के बैठे हुए थे, तो उनके जमाने तो खींचनी जरूरी थी। आप एक झूठ इल्जाम लगा रहे हैं कि 2500 गाड़ियां पूरी कौम जो उनकी उठा रही है। जैन साहब के सोशल मीडिया ब्रिगेड्स खत्म होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की, जो सोशल मीडिया में है, और उनको बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप बचा कह रहे हैं और दाव पे लगा रहे हैं अपने जाती मकासद के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कानून इतना सख्त नहीं है। आप कर रहे हैं धड़ाधड़ करप्शन के इल्जाम मुझ पे लगाया कि जनाब मैंने 15,000 एकड़ जमीन ली है, 264, मैंने 1 इंच भी जिंदगी में जमीन नहीं ली, और वो फैला दिया। फिर मैंने FIA को रिपोर्ट की, मैंने चिट्ठी लिखी FIA को कि ये पकड़े कौन है। फिर 2 नून लीगी पकड़े गए, माफिया मांगने शुरू हो गए। ये इतनी गलादत है कि आप सोच नहीं सकते। मैं पूरे खानदान में तो सफाइयां पेश करता फिर रहा था, कभी तुमने जमीन कैसे ले ली, तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने कभी ली ही नहीं। सही। हमारे यहाँ ये तरीका ही नहीं, हम काश्तकारी जानते ही नहीं। जी बिल्कुल, ये बड़ा ठीक, जिन्होंने अपनी जो मजहबी सियासी जमातें भी बना रही हैं, सियासी जमातों की सोशल मीडिया ब्रिगेड्स भी बना रही हैं। घटिया, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो जर्नलिस्टों के खिलाफ यूज हो रहे हैं, या इनफरादी जो अलकाब दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इस पे आप कज़गन लगाएं, इसको बीच में इसको केज करें, इसको कंट्रोल करें। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और फिर उसके बाद आमिर साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर साहब, ब्रेक के बाद आपकी तरफ आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर साहब की जानिब चलती हूँ। आमिर साहब, जो दूसरा मौजू हमने डिस्कस करना था वो जो पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से जो चेंजेस आई हैं लॉ में कि जी पार्लियामेंटेरियंस अब कैंपेनिंग कर सकेंगे, इसके पीछे ऑब्वियसली एक मंतक थी, स्पेशली कि जो रूलिंग पार्टी हो उसको अनफेयर एडवांटेज कोई ना मिले, क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर जाता है कैंपेन करने के लिए, उसके अंडर जो है वो इंतजामिया भी होगी, उसके डिस्पोजल पे फंड्स भी होंगे, तो एक अनफेयर एडवांटेज जो है वो रूलिंग पार्टी को मिल जाती है। इसको इस टाइम पे चेंज करना, जबकि आपको बहुत सुबकी हुई है KPK के इलेक्शन में, और पंजाब का आपको लग रहा है इससे भी मुश्किल है, और KP में अगला मरहला इससे भी मुश्किल लग रहा है, तो क्या आप नहीं समझते कि अगेन दिस इज अपने सिलेक्टिव जो आपने मकासद अचीव करने हैं उनके लिए?
यकीनन ज़ाहिर है कि हुकूमत बहुत सारे इक़दाम इसलिए करती है कि वो देखती है कि जहाँ पर उसको कंस्ट्रेंट महसूस हो रहा है, वो सही तरह से अपना कहते हैं डिलीवर नहीं कर पा रही या अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पा रही, उसके लिए कानून साजी भी करते हैं। अभी बड़ी दो धारी एक अजीब व गरीब बहस है कि अगर इंतखाबात हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं किसी एक जगह पे, या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर अगर मरकजी क़यादत जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की आ सकती है और आप ये पाबंदी लगा दें हुक्मरान जमात की मरकजी क़यादत नहीं आ सकती, तो फिर एक अनफेयर एडवांटेज जो है हिज़्ब इख्तिलाफ को पहुंच जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चीज़ कर सकता है वो यकीनी बनाए कि जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिसयूज़ नहीं हो रही है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी के जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे हैं और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि PTI का कोई जो 3rd ईयर का पॉलिटिशियन हो वो उनके सामने उतनी ही बड़ी मोबिलाइजेशन कर सके कि जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक मंतक समझ में आती है कि वो क्यों, मजबूरी क्या है कि भाई ये करना पड़ा है उनको। उसकी वजह ये कि अगर वो ये देख रहे हैं कि जी हमारा तो कोई सेंट्रल लीडर जा ही नहीं सकता वहां पर और हम अपनी बात भी नहीं कर सकते, और ज़ाहिर फर्क होता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक बात करें और उनका एक कहते हैं ना वार्ड का एक लीडर बात करे, ऑफिस बेरर बात करे, तो लोग जो है मतलब ज़ाहिर ज़रदारी साहब की, बिलावल साहब की बात को ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे, उसको ज़्यादा अहमियत देंगे या जोशो खरोश से पार्टिसिपेट करेंगे उस जलसे के अंदर। तो यही चीज़ जो उसका इसी का इतलाक जो है हुक्मरान जमात पर भी होता है कि उसके कुछ मरकजी कायदीन है, इमरान खान जैसे उसके अंदर सबसे एक मरकजी एक फ़ैन क्लब है PTI बहुत बड़ा, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब इमरान खान की वजह से PTI के साथ हैं, उनको समझते हैं कि वो एक ऐसे लीडर है कि जिसमें इंटेग्रिटी है और जो भी खैर वो मैं जो भी उनकी वो कहते हैं तारीफ की वजूहात बनती है उनके एडमायरर्स की नज़र में। फिर उसके बाद उनकी जो एक और टीयर आती है कि जी सेंट्रल लीडर्स हैं कि वो जाके वो बात करें, असद उमर वो बात करें, फवाद चौधरी साहब बात करें और दीगर जो उनके रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हैं या दीगर हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बेसिस एक ऑटोनमस बॉडी के, क्योंकि जहाँ पर भी इंतखाबात हो रहे होते हैं वहां पर ड्राइविंग सीट पर ECP आ जाता है और आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा तो उसको एम्पावर करना चाहिए मजीद, ताकि वो जो मिसयूज का खर्चा है वो ना हो और एक फेयर एंड आमिर साहब, मैं याद नहीं कराऊंगी कि खान साहब कल तक इसी कानून को बड़ा इसका कहते थे बहुत अच्छा है और इसी तरह होना चाहिए। थोड़ा सा आपसे जो है वो डिसएग्री ये करूंगी कि बेशक आप ऑपोजिशन के अगर बड़े रहनुमा जा रहे हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। अगर हुकूमत का बड़ा रहनुमा जा रहा है तो ऑब्वियसली नीचे जो DC होगा, इंतजामिया होगी, वो शायद बज़ाहिरन तो इस्तेमाल होते हुए नजर ना आए, लेकिन वो इस्तेमाल यकीनन होंगे। फिर ECP बेचारे के हाथ में क्या है? आपने देखा गंडापुर साहब के खिलाफ जो है वो ECP ने कहा नहीं जाएंगे आप, ये आप नहीं कर सकते, वो फिर भी जाते रहे, वो फिर भी होते रहे। तो ECP के तो पल्ले बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। अब मजीद आपने खुली छुट्टी दे दी। अरे मैं सिर्फ ये अर्ज करूं कि ECP को मैंने जो भी पहले जुमले में कहा कि एम्पावर करें। दूसरी बात है कि इमरान खान अगर अपनी बात से पलट रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो जो सही समझता हूं मैं वो कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने उसको क्या कहा था, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। मैं इस बात को इमरान खान की बयानात का दिफा मैं नहीं कर रहा। अगर उनकी बात में तजाद है तो भाई वो जवाब दें, PTI के लोग जवाब दें। मैं तो अपनी आजिज़ी से मैं अपनी कुछ चीजें पेश कर रहा हूं, गुजारिशात जनाब। अवैस साहब, अनड्यू एडवांटेज, आपको अनफेयर एडवांटेज नजर आ रहा है हुकूमती पार्टी को मिलते हुए इसमें? देखिए मुझे लगता है कि इख्तियारात जाहिर बात है कि आप हुक्मरान पार्टी के पास होते हैं और इसी वजह से कानून बना है। लेकिन ये सारे कवानीन जो बरतानवी राज के हैं उनको सबको खत्म होना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बहुत ही डिफॉल्ट किस्म का इदारा है, रस्टेड इदारा है। कोई इसके अंदर कोई इट डजंट हैव इट्स ओन लेग्स टू स्टैंड ऑन। अब जो सबसे बड़ा जो अब होगा, मुझे तो लोकल बॉडीज के अलावा लगेगा ये इलेक्शन कमीशन से कि जब फॉरेन फंडिंग केस का डिसीजन आएगा और इत्तलात तो कुछ इस तरह है कि इट माइट कोइंसाइड with the long march, planned long march or scheduled long march of the opposition parties. So that is going to be huge, Dr. Maria. कि मुझे लगता है कि ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, उसके अंदर हर दफा ये कानून भी है, वायलेट भी होता है। मेरे ख्याल में इजाजत दे दे कि आप जाएं, लेकिन ठप्पे ना लगवाएं बराए मेहरबानी। वो जरा वायलेट ना करे, रिगिंग ना करे, अपना नैरेटिव जो भी देना है दे। और अवाम के पास तो ये इंतखाबात के वक्त ही जाते हैं मारिया। अगर अवाम के पास ये पूरे 5 साल जाएं, अपोजिशन वाले भी और सरकार वाले भी,
तो फिर इनको डील करने के लिए कहीं और का इशारे की जरूरत नहीं होगी, ये अवाम के साथ डील करेंगे। अब ऐसा थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर फैसला आ जाता है और अगर पीटीआई के अगेंस्ट आता है तो फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारे बेचारे सीईसी हैं सिकंदर राजा साहब, उनके खिलाफ अगर मिनिस्टर्स कुछ बात करें तो वो पीका का इतलाक उन पे भी हो जाए। हम ये भी फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पीका का इतलाक उन पे भी जो है वो हो। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? अगेन ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रहा है, अगेन एडवांटेज जो है वो रूलिंग पार्टी को मिल रही है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं ये समझता हूं कि कानून बनाना एक अमल है और उसकी एप्लीकेशन दूसरा अमल है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी अपने दौर में यही कुछ करती रही। करप्शन के केसेस अगर पकड़ने हैं तो वो अपने दौर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों की बात नहीं करती, क्योंकि उससे उसकी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। तो रूल ऑफ लॉ जो हम कहते हैं बार बार, वो यही होता है कि आप अप्लाई करें लॉ को अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए। वो नहीं होता, वो हमारे यहाँ हमारी अपनी इखलाकी गिरावट है। लिहाजा 1-1.5 साल इस हुकूमत का जो रहता है उसमें तो ये फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर कल को इनकी हुकूमत नहीं आती, किसी और की आती है, तो फायदा उसको चला जाएगा। ये एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम चूंकि सबकी है, सारे इसी तरह सिलेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं लॉ की, तो इनको तो मैक्सिमम ये 1-1.5 साल 1-1.25 साल फायदा उठा सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होगा इनका। तो इनको भी सोच समझ के कवानीन बनाने चाहिए और बात करनी चाहिए, क्योंकि आगे तो फिर किसी और का दौर, लगता यही है कि किसी और का दौर होगा, और वो होगा तो फिर ये सामने खड़े होंगे। तो इसलिए इस पे कोई इतनी मेरा ख्याल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इखलाकी गिरावट है हमारी तमाम पॉलिटिकल सिस्टम की, जहां पे सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, और वो होगी, इनको भी फेस करनी होगी और कल को किसी और को। तो बस फिर मेरा ख्याल है ये भी, जिस तरह भी एग्जाम्पल भी दिया गया नैब कवानीन का, जब पूछो पीएमएलएन से कि क्यों नहीं आपने चेंज किया तो कहते जी वो हमसे गलती हो गई, तो ये भी उसी जुमरे में जो है वो जाएगा। कल को पीटीआई से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ जी हमसे गलती हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। अच्छा आमिर साहब, एंड में बिल्कुल अगर मैं आपसे बिल्कुल मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, जो ये ऑर्डिनेंसेस का सिलसिला है, अगर आपने कोई चीज़ लेके आनी है और आपकी नीयत बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई उसमें जो है वो इशू नहीं है और नीयत साफ है और होनी चाहिए चीज़ें, तो फिर ये ऑर्डिनेंसेस का जो सिलसिला है, क्या इससे बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान नहीं लग जाता? देखिए, ऑर्डिनेंस का प्रोविजन आइन में है आपके, और ये वो चीज है कि जो नापसंदीदा है लेकिन ये गैर आइनी नहीं है। अच्छा, इसको एक फेयर ट्रीटमेंट ये कि जी मुल्क में कोई ऐसे हालात हो कि जब सेशन नहीं हो रहा हो तो आप फौरी तौर पे किसी कानून बनाने की जरूरत है, आप कर तो सेशन को खत्म करके और ये लाया गया। सिर्फ इसी हुकूमत में नहीं बल्कि हर हुकूमत में आप देखें कि इसी तरह के ऑर्डिनेंसेस आते रहे। कोई नई चीज पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही। उसकी बड़ी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि बहुत ही सादा सी अक्सरियत है इस हुकूमत के पास, और जिस तरह के इसको चैलेंजेस का सामना है तो उस तरह की कंसेंसस बिल्डिंग बहुत सारी सूरतों में नहीं कर पा रही। तो जो बात ये हो रही कि हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा सियासी पोलराइजेशन हो चुकी है कि उसके अंदर बैठकर इब्लाग जो है या एक कंसेंसस के साथ मुल्क के मफाद में कानून साजी जो है वो हो के नहीं दे रही है। तो उसकी वजह से आप देखें कि फिर ये एक वन साइडेड किस्म के एक तरफा इक़दाम होते हैं। उसमें हो सकता है कि बाज़ चीजें जो है बड़ी नेक नियती से हो रही हो, बात इसलिए हो रही हो कि सेल्फ इंटरेस्ट हो। तो ज़ाहिर है कि नियतों का हाल मैं और आप तो नहीं जान सकते, तो अल्लाह मियां फैसला करेंगे कि जी क्या नीयत है इनकी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बात यह है कि कुछ चीजें जो हैं हमें मार्जिन ऑफ डाउट देना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो भाई इस पार्टी की मेजॉरिटी है, चले 4 वोट की हो 10 वोट की हो, ये कतई नजर इस बात की, तो उसके तहत की जो कानून साजी कर सकते हैं वो उनको करनी चाहिए। मेजॉरिटिज्म होता है बात जगह पे, असल जमहूरियत की होती है कि इंक्लूसिव हो, मगर वो आप देखें, आप बात करें बहुत बड़ी जमहूरियत की चैंपियन माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन क्योंकि सिंध में उसकी मेजॉरिटी है तो क्या वो इंक्लूसिव है अपने फैसलों में? नहीं है। वो ये नहीं करती कि जी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई और सबको मिलाकर एएनपी जमात इस्लामी को मिलाकर कानून साजी करे, तो उसका भी वही रवैया है। तो हमारे यहाँ मैं वही अर्ज करूँ कि जो भी वो हुक्मरानी के तरीके हैं सियासी जमातों को वो एक जैसे हैं, उसमें कोई वो तरीका नहीं है। पीपल्स पार्टी ये नहीं कि बेहतर है, सिर्फ ये होता है कि ऑपोजिशन में चीजें और होती हैं और हुकूमत में आके वही नजरियात जो हैं वो बदल जाते हैं। सिर्फ ये यू टर्न्स हमने बहुत जो है वो नजरियात के देखे हैं। ऑन दैट नोट आई क्लोज द प्रोग्राम। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपका, अवैस तौहीद साहब और जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।